स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 10 जो है पहले एमसीक्यूज की वीडियोस में हम जो है उनको विद रीजन के साथ हम सॉल्व कर चुके हैं। और जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो को देख लें, और ताकि उनके आइडियाज का पता चल जाए। और हम जब भी आंसर करते हैं तो रीजन के साथ करते हैं। और जिन्होंने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया तो हमें सब्सक्राइब करें। और हमारे वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते एकेडमीज वगैरह, तो उनके साथ इनको शेयर जरूर करें, क्योंकि हम हत्तल इम्कानी कोशिश करते हैं कि रीजंस के साथ आपको आंसर दें, ताकि आपकी मैक्सिमम जो है स्टडी जो है वो हो जाए और आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। और वो बच्चे जो स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं और डीप स्टडी से बचना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन कर लें। और यहाँ हम जो भी आंसर देते हैं, एक तो हमारे सारे जितने भी पास पेपर्स हैं उनमें से जो हमें पास पेपर 10-15 सालों में जो पास पेपर में जो हमें सवाल मिले हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ पे पुट किए हैं, और फिर उनको रीजन के साथ हल करते जा रहे हैं। तो हमारे साथ रहिए और एंड तक हमारे साथ रहिए, और चलते हैं विदाउट एनी डिले, चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो इन क्वेश्चन नंबर 11, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन एवोल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, पहली वीडियो में हमने कन्वर्जन एवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा कि कन्वर्जन एवोल्यूशन वो एवोल्यूशन होती है जिनके कॉमन एंसेस्टर नहीं होते, उनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो चेंज होती है, बॉडी के स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, लेकिन उनका एनवायरनमेंट एक होता है जिसकी वजह से वो उसको फॉलो करते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ बर्ड्स की, तो बर्ड्स में भी विंग्स पाए जाते हैं, ठीक है, और इंसेक्ट के उसमें भी विंग्स पाए जाते हैं, लेकिन बर्ड्स के विंग जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर अलग है, इंसेक्ट के जो विंग्स पाए जाते हैं उनकी स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन दोनों का एटमॉस्फेयर सेम है। तो बर्ड्स भी उड़ने का काम करते हैं और इंसेक्ट भी उड़ने का काम करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसलिए हम कहते हैं कि ये कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है। जब कॉमन एंसेस्ट्री नहीं होगी, डिफरेंट पेरेंट्स होंगे इनके, माहौल इनका सेम होगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जन। अगर एक माहौल में उनकी स्ट्रक्चर सेम हो और उनका जो एडाप्टेशन चेंज होने की वजह से फंक्शन उनकी बॉडी पार्ट का अलग अलग हो, जैसे फिल्पर ऑफ वेल की बात हम करते हैं या ह्यूमन आर्म्स की या फोर लिम्स की बात करते हैं, तो इनकी एंसेस्ट्री सेम है और इनको होमोलॉगस हम एवोल्यूशन जो है उनको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं, और इन ऑर्गन्स को होमोलॉगस ऑर्गन, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन इनका डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द एडेप्टिव रेडिएशन। तो चलते हैं इसके हवाले से। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने पूछा है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में। ऑप्शन दिया है द विंग्स ऑफ द बैट एंड बर्ड्स, द फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन एंड द फिन ऑफ फिश, और आईज ऑफ इंसेक्ट एंड द आईज ऑफ मैमल्स, और फोर लिम्स ऑफ हॉर्सेस एंड द फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इनका अप्रोप्रिएट आंसर है, वो आंसर जो बन रहा है वो बन रहा है बीटा, ठीक है, क्योंकि डॉल्फिन जो है, पहली बात ये कि डॉल्फिन फिश नहीं है, वो एक मैमल है, और मैमल का जो फिल्पर होता है वो, और फिश की जो फिन होती है वो दो अलग अलग एंसेस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि देखें, ये मैमल जो है, ये डॉल्फिन एक मैमल के खानदान से ताल्लुक रखती है, फिश जो है एक पाइसिस के खानदान से ताल्लुक रखती है। तो पाइसिस अलग है, मैमल अलग है डियर स्टूडेंट्स। तो फिश और डॉल्फिन की दोनों की एंसेस्ट्री मैच ही नहीं कर रही, जिसकी वजह से एंसेस्ट्री जब जिसकी डिफरेंट होती है एंसेस्ट्री, उसको ही हम कन्वर्जन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये रीजन दिया गया है कि फिल्पर और फिन जो है फिश का, ये दोनों अलग अलग खानदान से ताल्लुक रखते हैं, तो इनको हम कन्वर्जन भी बोल सकते हैं या एनालॉगस ऑर्गन बोल सकते हैं इनको, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने क्या कहा है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर एविडेंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज। और यहाँ पे वेस्टिजियल ऑर्गन के हवाले से इन्होंने हमसे पूछा है, एविडेंसेस के हवाले से इन्होंने पूछा है। इन्होंने जो ऑप्शन अल्फा में रखा है, स्पीशीज आर अनचेंजिंग ओवर टाइम, स्पीशीज जो है वो अनचेंजिंग होते हैं ओवर टाइम, और स्पीशीज आर क्रिएटेड इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर, और स्पीशीज शेयर द कॉमन एंसेस्ट्री, और यहाँ पे देखें स्पीशीज आर कंस्टेंटली इवॉल्विंग न्यू ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेजर बात कि भाई जब भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स की बात करते हैं, तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो आजकल के जानदारों में फंक्शनलेस होते हैं,
लेकिन इनसे जो बड़े थे, इनके जो इनके एंसेस्टर्स थे, उनमें ये फंक्शन करते थे। जैसे कि ह्यूमंस की बात करता हूं मैं जब भी, तो ह्यूमन में तकरीबन अप्रोक्सीमेटली कुछ बुक्स ने लिखा है कि 100 हैं, लेकिन कुछ बुक्स ने लिखा है 90 वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो डिफरेंट बुक्स ने डिफरेंट लिखा, लेकिन ऑथेंटिक जो हमारे पास रीजन है, रीजन के साथ वो 90 आता है। ठीक है, तो 90 जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं उसमें जो है निक्टेटेटिक मेम्ब्रेन है, वो कैक्स जो है वो हमारी एक जो है वो एक हड्डी होती है टेलबोन जिसको कहते हैं, और इनके अलावा एक्सटर्नल पीना मौजूद होती हैं। तो इनके अलावा अपेंडिक्स जो है वो हमारे अंदर पाया जाता है, केनाइन हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। तो मतलब ऐसे बहुत ज्यादा 90 जो है वैसे ये ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन ये बताते हैं कि कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में इन्होंने बताया है कि वैसे ऑर्गन्स आपके बड़े जो थे, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजी, इनके साइंटिस्ट के हवाले से जब भी हम चार्ल्स डार्विन को हम पढ़ते हैं, या ऑन्टोजेनी रिकेपिचुलेशन फाइलोजेनी को जब भी हम पढ़ते हैं, तो अर्नेस्ट हैकल ने भी यही बात हमें बताई थी कि इंसान जो है वो एक्चुअली बंदर से निकला हुआ है, क्योंकि इनमें कॉमन एंसेस्ट्री मौजूद होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कॉमन एंसेस्ट्री ही होगा। तो सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि कॉमन एंसेस्ट्री का मतलब ये होता है कि आपके बड़े जो थे, आपकी स्पेशीज से पहली स्पेशीज जो दुनिया में गुजरी हैं, तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स उनकी बॉडी में वेस्टिजियल नहीं थे, आपकी बॉडी में, क्योंकि वो उनको यूज करते थे। आप लोगों का एडेप्टेशन चेंज है, जिसकी वजह से आप उनको यूज नहीं करते, जिसकी वजह से ये फंक्शन लेस हो चुके हैं। तो द राइट ऑप्शन विल बी स्पेशीज शेयर कॉमन एंसेस्ट्री, मतलब उनका जो होगा वो चार्ली होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। In question number 13, natural selection can amplify and diminish variation that are. तो डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में इन्होंने हमसे पूछा है क्या एम्पलीफाई और डिमिनिश जो है वेरिएशन दैट आर, वो किस पे डिपेंड करती हैं? नॉन हेरिटेबल पे, हेरिटेबल पे, बोथ हेरिटेबल और नॉन हेरिटेबल, या अक्वायर्ड पे। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी नेचुरल सिलेक्शन की हम बात करते हैं तो वो हेरिटेबल होता है। ठीक है, तो करेक्टर जो होते हैं वो हेरिटेबल करेक्टर होते हैं, और वो वेरिएशन से हेरिटेबल होते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होती हैं। अगर ये हेरिटेबल ना होती तो कब के हमारे अंदर ये कॉमन एंसेस्ट्री वाला चक्कर ही ना होता, हमारे अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन्स वाला भी चक्कर ना होता, क्योंकि ये कॉमन एंसेस्ट्री की वजह से ये हेरिटेबल होते हैं, जो ट्रांसमिट करते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। राइट, तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और इन क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया? इन ह्यूमन गिल पाउच हैव मॉडिफाइड। तो डियर स्टूडेंट्स, गिल पाउच जो है वो फिश में भी मौजूद होता है। ठीक है, फिश में भी उनको बैलेंस करने में मौजूद होता है और बायोन्सी करवाता है। तो हम जब भी किंगडम एनिमेलिया की बात करते हैं तो वहां पे बायोन्सी का एक टर्म पढ़ते हैं हम लोग फिशेस में, तो उनमें भी क्या होता है? गिल पाउच होता है, जो कन्वर्ट हो जाता है हमारे अंदर में, हमारे अंदर या किसी ह्यूमन के अंदर या किसी खुश्की वाले जानदारों के अंदर जो है वो यूस्टेचिन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमें बैलेंस करता है। ठीक है, तो इनका जो काम होगा वो क्या करना होता है? इनका काम बैलेंस करना होता है, और इनको कंट्रोल जो करेगा सेरिब्लम करेगा। ठीक है जी, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और इन क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा गया? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फिंचेस वर ऑब्जर्व्ड बाय डार्विन एट गैलापागोस आइलैंड। तो राइट ऑप्शन की तरफ तो बाद में चलते हैं, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है, अल्फा में उन्होंने बताया कि 12, और बीटा में 14, और सी 11, और जो चार्ली में 11 है, और डेल्टा में उन्होंने बताया हमसे कि ये 10 है। तो डियर फ्रेंड्स, पहली बात ये कि डार्विन का सफर बहुत लंबा था, और इस सफर में उन्होंने 2 आइलैंड पे काम किया था। एक जो फिंचेस इनको मिली थी, टोटल फिंचेस की जब भी डियर फ्रेंड्स बात आती है, तो वो उन्होंने टोटल फिंचेस जो है वो 27 जो है वो आइडेंटिफाई की थी, लेकिन ही वाज नॉट आर्थिनोलॉजिस्ट। तो वो आर्निथोलॉजिस्ट नहीं था, तो वो बर्ड्स की स्टडी नहीं करता था। तो फिर दोस्त जो उनके साथ थे, आर्निथोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने इनको जो है चुन कर जो है वो 14 फिंचेस दी थी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, 14 फिंचेस में 13 फिंचेस जो थी वो गैलापागोस की थी। गैलापागोस आइलैंड से इनको 13 फिंचेस जो मिली थी, यानी जो स्पैरोज थी, और उनमें फिंचेस जो उन्होंने देखी थी, स्पैरोज की फिंचेस, चिड़िया की फिंचेस
तो वहां पे तो बर्ड्स थे, बर्ड्स आता है, लेकिन मोस्टली हम उनको चिड़िया भी बोलते हैं, स्पैरोज भी बोलते हैं। और एक जो उनको मिली थी, वो मिली थी कोकूस जो आइलैंड था उससे मिली थी। तो टोटल इसकी 14 फिंचेस बनती हैं। लेकिन एक्चुअली अगर गैलापागोस आइलैंड की जब भी हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो एक्चुअली वो होंगी 13, लेकिन 13 का ऑप्शन यहाँ नहीं है, तो इसलिए हम 14 कहते हैं, क्योंकि ये पास्ट पेपर से ये सवाल है। तो ये 13 एक्चुअली गैलापागोस से 13 मिली थी, एक जो है कोकोस से मिली थी, तो टोटल इनकी 14 होंगी। लेकिन एक्चुअली उन्होंने जो कलेक्शन की थी वो 14 नहीं की थी, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि वो अर्नथोलॉजिस्ट नहीं था, वो बर्ड्स की स्टडी का माहिर नहीं था, वो तो एक स्टूडेंट था। उसको अपने जो है फादर ने, जो इनके फादर डॉक्टर थे, उन्होंने, उनकी मदर भी डॉक्टर थी, उनके फादर भी डॉक्टर थे, उन्होंने अपने मेंटोर्स के साथ उनको भेज दिया था वहां पे गैलापागो HMS बीगल पे, जो जर्नी पे एक एडवेंचर पे भेज दिया था। एक्चुअली वो स्टूडेंट था। तो फिर उन्होंने, उनकी जो है जर्नी बहुत अच्छी थी और बहुत ही एवोल्यूशन के बारे में थी, क्योंकि उनके दादा जो थे एरस्मस डार्विन जो थे, वो भी नेचुरलिस्ट थे, और वो 7 साल कबल इसकी पैदाश से वो उनके जो ग्रैंडफादर थे वो डेथ कर चुके थे। तो फिर इन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया एवोल्यूशन के हवाले से। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स फिंचेस की बात हो रही थी, तो फिंचेस में इन्होंने 14 जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। एक्चुअली अगर 13 होता तो 13 करेक्ट था, लेकिन 13 नहीं है, तो ये 14 है, क्योंकि कोकोस से एक मिला था इनको फिंच, और गैलापागोस आइलैंड से इनको 13 मिली थी, तो टोटल जो बन रहा है इनका नंबर वो 14 बन रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये सारी रीजंस के साथ चीजें बता रहा हूँ, ताकि आपको बुक पढ़ने की भी इतनी जरूरत ना पड़े। तो हम हमारे साथ रहिए और पूरी वीडियो देखें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियोस को, ताकि सबका जो है एक ये फ्री सेशन में ले रहा हूं, तो सबका जो है फ्रूटफुल जो है वो सेशन हो जाए। डियर स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो 16 में क्या है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस। तो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, अल्फा में इन्होंने क्या बताया कि मोर ऑफस्प्रिंग देन द सपोर्टेड, or less offspring than supported offspring according to the resources available offspring to create resources। तो डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल सिलेक्शन ने जब भी काम किया है, वो जब भी हम डार्विन की बात करेंगे, डार्विन की जब भी बात करेंगे, तो उनके पोस्टुलेट्स जो उन्होंने दिया था, पहला पहला वो ओवर प्रोडक्शन के नाम से दिया था, कि ओवर प्रोडक्शन मतलब जानवरों में ओवर प्रोडक्शन की एक कैपेबिलिटी होती है, ताकि अगर नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, सिलेक्शन की बात आती है, तो उनके बच्चे ज्यादा से ज्यादा सिलेक्ट हों। तो डियर स्टूडेंट्स, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अगर मैक्सिमम होंगे तो उनके सर्वाइवल के चांसेस भी मैक्सिमम होंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। चले जी, न्यू डार्विनिज्म की जब भी हम बात करते हैं, तो न्यू डार्विनिज्म जो है, ये न्यू डार्विनिज्म ये आफ्टर डार्विनिज्म है, क्योंकि डार्विन के बाद जो है डार्विन की थ्योरी को मेंडल की थ्योरी के साथ रिलेट किया गया, क्योंकि डार्विन ने जेनेटिकली बेसिस पे अपनी थ्योरी को रिलेट नहीं किया था। तो आजकल जो इसकी बात करते हैं न्यू डार्विन की, न्यू डार्विनिज्म, तो इसको हम सिंथेटिक दी थ्योरी या कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं, और न्यू न्यू डार्विनिज्म की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेंडल और डार्विन का मुश्तरका काम है। तो इनमें हम मेंडल के जेनेटिकली बेसिस पे जो एवोल्यूशन होती है उसके हवाले से हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे होती तो एवोल्यूशन ही है, लेकिन क्योंकि डार्विन की भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, बाद में जो है उन्होंने उनकी थ्योरीज को जो है वो रीसेट किया गया था मेंडल के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए। फिर पता यानी फिर पता चला कि वेरिएशंस के रीजंस उन्होंने नहीं दिए थे, उनके म्यूटेशन को जो उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया था। फिर म्यूटेशन और इनके जो है रीजंस को जो है पुट किया गया, मतलब कि जेनेटिकली बेसिस पे एवोल्यूशन को जब मिक्स किया गया और उनको मॉडिफाई किया गया, तो उस अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द जेनेटिकली इंफॉर्मेशन और उनके साथ रिलेट करने को जो है नाम जो है वो चेंज कर दिया गया न्यू डार्विनिज्म। क्योंकि पहले डार्विनिज्म ने अलग अपनी थ्योरी दी थी, लेकिन आज जो डार्विन की थ्योरी पढ़ते हैं न्यू डार्विनिज्म, वो मेंडल के दिए हुए प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आती हैं, जो ट्रांसमिट होती हैं, हेरिटेबल होती हैं, एवोल्यूशन जो हेरिटेबल एवोल्यूशन होती है,
तो इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, यानी डार्विन का काम और मेंडल का काम दोनों मिक्स करके इन्होंने एक नया जो है कॉन्सेप्ट दे दिया, न्यू डार्विनिज्म। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब है क्वेश्चन नंबर 18, द ऑर्गन विच आर द सिमिलर इन फंक्शन बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन जिनका सेम हो और स्ट्रक्चर जिनकी डिफरेंट होती है डियर स्टूडेंट्स, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इनको डियर स्टूडेंट्स हम बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। और इन्होंने ऑर्गन्स की बात की, अगर एवोल्यूशन की बात करते तो इसको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते। और इन्होंने जो है पूछा है कि एडाप्टेशन फंक्शन हमेशा एडाप्टेशन के लिहाज से माना जाता है। जब भी एडाप्टिव कैरेक्टर्स सेम होंगे, एडाप्टेशन सेम होगा, तो फंक्शन सेम होगा। और डिफरेंट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि इनका जो पेरेंट्स है वो कॉमन एंसेस्ट्री से नहीं है, डिफरेंट पेरेंट्स हैं, इसलिए उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो डियर स्टूडेंट, कॉमन एंसेस्ट्री होती तो हम इसको होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। सॉरी, तो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। और हु डेवलप द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और एसेंशियली आइडेंटिफाई टू द डार्विन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ बहुत बड़ी गेम है। डार्विन ने जो काम किया था, और यहाँ एक बंदा है जिसका नाम है अल्फ्रेड वेजल। इन दोनों की जो स्टोरी है वो तकरीबन सेम है। इन दोनों का काम जो है वो तकरीबन सेम ही काम है। और दोनों की जो उनके जो जर्नल्स, जो उनके जो नोट्स पड़े हुए थे, जो ऐसे इन्होंने लिखे थे अपने अपने काम के लिहाज से, तो वो लीनियन सोसाइटी में पड़े हुए थे। ये जो कैरोलस लीनियन एक बहुत बड़ा नाम है, इसके नाम से सोसाइटी है लंदन में। तो वहां पे ये लीनियन जो है सोसाइटी में अंदर इन दोनों का काम पड़ा हुआ था। और अल्फ्रेड वेजल ने भी क्या किया था? अल्फ्रेड वेजल ने अपनी सारी थ्योरीज के बारे में, अपने पेपर्स के बारे में सारा जो है वो डार्विन को बताया था। लेकिन डार्विन थोड़ा चालाक बंदा था, और डार्विन ने इस थ्योरी को पब्लिश का वेट नहीं किया। उसने अपनी ही एक थ्योरी जो है, अपना ऐसे जो है वो लॉन्च कर दिया, जिसकी वजह से सारा क्रेडिट जो है आज डार्विन की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर जब भी हम बात करते हैं डार्विन की थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस द नेचुरल सिलेक्शन, तो नेचुरल सिलेक्शन की जब भी हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो अल्फ्रेड वेजल जो है वो को कंट्रीब्यूटर है। मतलब इसका भी उतना ही रोल है जितना डार्विन का रोल है। लेकिन चूंकि पब्लिश जो थ्योरी डार्विन की पहले हो चुकी थी, तो अल्फ्रेड वेजल जो है उस बेचारे का नाम जो है वो कम चलता है। एक्चुअली अल्फ्रेड वेजल ने अपने पांव पे खुद को लाड़ी मारी थी जब अपने नोट्स जो हैं, अपनी थ्योरी सारी की सारी डार्विन के हवाले की थी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो बड़ा धोखे की बात हुई। तो ये इंफॉर्मेशन ये हिस्ट्री कहती है। तो इस वक्त इसको जो है को कंट्रीब्यूटर के नाम से अल्फ्रेड वेजल को माना जाता है कि भाई डार्विन की थ्योरी का ऐसे समझे कि को कंट्रीब्यूटर जो है वो अल्फ्रेड वेजल भी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो इन क्वेश्चन नंबर 20 में हम देखें तो व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस बाय विच humans have selectively bred plants and animals for desirable trait। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो ये मैन मेड सिलेक्शन होती है। मैन मेड सिलेक्शन होती है जिसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आर्टिफिशियल होगा। और दूसरी बात, नेचुरल सिलेक्शन में इतने जल्दी उनके जो है रिजल्ट्स नहीं आते, उनके लिए स्लोली ग्रेजुअली वेट करना पड़ता है। इनके असरात जो होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, और यहाँ मिलियन ईयर्स गुजर जाते हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन होती है वो उनके जो इफेक्ट होते हैं वो जल्दी इफेक्ट होते हैं, उनके उनके जो रिजल्ट निकलता है वो जल्दी रिजल्ट निकल जाता है। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। वो क्वेश्चन नंबर 21 में इन्होंने क्या कहा है? द एक्चुअल जस्ट अ मिनट, द एक्चुअल रिमेन्स आर ट्रेसेस, the actual remains are traces of organisms that lived in ancient geological time। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ट्रेसेस की बात करते हैं तो या रिमेन्स की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ये फोसिल्स के बारे में बताते हैं। भाई जो पुराने जानदार जिनके आसार मिलते हैं
तो आसार जो है वो फोसिल्स के फॉर्म में मिलते हैं, जिनकी स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। तो पैलियोंटोलॉजी, तो पैलियोंटोलॉजी ने बहुत सपोर्ट किया था डार्विन को, और उन्होंने जो है जब रिलेट किया था एम्ब्रियोनिक स्टेज को पैलियोंटोलॉजी के साथ, यानी जानदारों को पैलियोंटोलॉजी के साथ किया था, फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज को उन्होंने जो रिलेट किया था, तो पैलियोंटोलॉजी ने बहुत इनको सपोर्ट ज्यादा किया था, और उनसे उनके जो है रिमेन से काफी हेल्प मिली थी उनको, पैलियोंटोलॉजी से काफी, और प्रिंसिपल पॉपुलेशन से भी काफी हेल्प मिली थी उनको, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी से काफी हेल्प मिली थी। तो प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी जो है वो चार्ल्स लाइल की जो एक बुक थी, उन्होंने बहुत हेल्प की थी किसकी, डार्विन की, उन्होंने जर्नी में इस बुक को बहुत फॉलो किया था। ठीक है डियर, सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा फॉसिल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अगर उनकी बात है, मोस्ट फॉसिल जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, मोस्ट फोसिल्स आर फाउंड इन। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम फोसिल की बात करते हैं तो यहाँ सेडिमेंट्स की बात होती है। तो सेडिमेंट्री ऐसे रॉक्स होते हैं जिनमें अंदर ऑर्गेनिक सेडिमेंट मौजूद होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब है कि जब हम बात करते हैं पहाड़ों की, जब बात करते हैं समंदरों की, तो यहाँ पे बहुत बड़ा जो है, समंदर में तो बहुत बड़ा इकोसिस्टम होता है, वहां जो जानदार होते हैं वो उनको दूसरे जानदार खा जाते हैं, मर जाते हैं, दब जाते हैं जमीनों में। जब उनकी खुदाई करके उनके फोसिल्स को लिया जाता है, तो मिलियन ईयर्स अगो जो वहां पे जानदार रहते थे उनके फोसिल्स भी को मिले थे। जैसे कि चार्ल्स डार्विन ने जो खुदाई की थी गैलापागोस आइलैंड के आसपास, जो उन्होंने खुदाई की थी, तो डियर स्टूडेंट्स वहां इनको क्या मिले थे, उनको जो है बहुत पुराने दौर के 200 साल पहले के, 400 साल पहले के उनको कछुए मिले थे, और उनके आसपास में जो है आर्मीडेलोस उनको मिले थे। तो आर्मीडेलोस को उन्होंने जो है पकड़ा, फिर उसको खाया, तो बिल्कुल उनकी जो डक की तरह उनकी जो है जायके को पाया। तो मतलब ये उन्होंने बताया कि इनका ताल्लुक उनके साथ है, उनका ताल्लुक उनके साथ है। तो मतलब ये कि ऑर्गेनिक जो एवोल्यूशन की जब भी बात करते हैं तो सेडिमेंट्स की बात करेंगे हम, कि इनके जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, मतलब ये कि जो जानदारों के आजा होते हैं, हड्डियां होती हैं, उनके पत्थर बन जाते हैं, जिनको हम सेडिमेंट बोलते हैं। क्योंकि सेडिमेंट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, उसमें कॉल भी होते हैं, उसमें पत्ते भी होते हैं, उसमें हड्डियां भी होती हैं, फिर वो मिलियन ऑफ ईयर्स गुजर जाने की वजह से वो सोलिडिफाइड होते हैं, उसमें मेटामार्फिज्म आ जाता है, मेटामार्फिक भी रॉक होते हैं। मेटामार्फिक मतलब तो वो उनमें एक रिफॉर्म्स आ जाता है, शक्ल उनकी चेंज हो जाती है, पत्थर की शक्ल में चेंज हो जाते हैं एक्चुअली। लेकिन उसके अगर हम ग्रेन्स को देखें, उनके पार्टिकल्स को देखें, तो वो सेडिमेंट्स ही होते हैं, और वो सेडिमेंट से फोसिल जो है वो मिलता है। तो ऑप्शन जो होगा वो सेडिमेंट रॉक होगा। फोसिल जो है वो मोस्टली पत्थरों में, जैसे कि हम आर्चियोप्टेरिक्स की बात करते हैं, जर्मनी में जब ये मिले थे, बवेरिया इलाके से जब मिले थे, तो वहां पे भी पत्थरों से वो मिले थे, तो वो पत्थरों के साथ मिक्स है, जिनको हम सेडिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, तो यहाँ पे होमोलॉजी की बात हो रही है। तो होमोलॉजी एवोल्यूशन के हवाले से इन्होंने हमसे पूछा है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं इनके, तो इनके डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑप्शंस हैं होमोलॉजी के हवाले से, ऑप्शंस कौन कौन से यहाँ हमारे हमसे पूछे जाए, तो अल्फा में डियर स्टूडेंट्स उन्होंने पूछा द आइडिया दैट डिफरेंट स्पीशीज हैव सिमिलर फिजिकल स्ट्रक्चर बिकॉज दे शेयर कॉमन एंसेस्टर। और इन्होंने होमोलॉगस का पूछा है, होमोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ हम कहेंगे स्ट्रक्चर जो उनकी हो वो सेम हो, लेकिन फंक्शन उनका डिफरेंट हो। ये चीज ध्यान में जरूर रखिएगा। द आइडिया दैट स्पेशल वो पैरेलल कॉमन एंसेस्ट्री, नो कॉमन एंसेस्ट्री, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जिनकी कॉमन एंसेस्ट्री ना हो। और यहाँ पे इन्होंने पूछा हमसे कि आइडिया दैट स्पीशीज evolved थ्रू अ सीरीज ऑफ पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, तो ये भी ऑप्शन उन्होंने हमें दे दिया। और जो हमें डेल्टा दिया है, द आइडिया दैट स्पीशीज आर फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम बात करेंगे तो बात करेंगे एक ही, द आइडिया दैट डिफरेंट स्पीशीज क्या करेंगे, वो शेयर करती हैं फिजिकल स्ट्रक्चर को। क्यों? क्योंकि उनका कॉमन एंसेस्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, होमोलॉगस में क्या होगा, उनकी स्ट्रक्चर, जो बॉडी की स्ट्रक्चर है वो सेम होगी, और उनका फंक्शन जो होगा
वो डिफरेंट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कहेंगे कॉमन एंसेस्ट्री की वजह से ये स्ट्रक्चर सेम है और फंक्शन एडाप्टेशन रेडिएशन की वजह से चेंज होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इनका ऑप्शन होगा ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 में इन्होंने हमसे पूछा द फ्रेज ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेशन फाइलोजेनी। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे एक और भी सवाल निकल सकता है। आप नंबरिंग देख लें, नंबर 1 पे ऑन्टोजेनी लिखा है, नंबर 2 पे रिकैपिचुलेशन लिखा और नंबर 3 पे उन्होंने लिखा है फाइलोजेनी। तो ये चेंज भी कर सकते हैं, रिकैपिचुलेशन पहले भी दे सकते हैं, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर द सीरीज और सीक्वेंस ऑफ द टर्म। ये जो टर्म दिया गया, फ्रेज जो इस्तेमाल किया गया है, ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेशन रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, तो इसको सबसे पहले जो कौन किया था, वो किसने किया था डियर स्टूडेंट्स? वो किया था अर्नेस्ट हैकेल ने, और इसको रिलेट किया था एंसेस्टर्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। जैसे उन्होंने मंकीज की बात की थी, उन्होंने डियर स्टूडेंट्स मंकीज के बारे में ये कहा था कि इंसान का जो बच्चा है वो पूरा पंजा रखता है जमीन पे, और जब भी चलता है तो चलने की कोशिश करता है तो पंजा रखता है, और जब भी थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो रेंगना शुरू कर देता है, तो दो हाथ और दो पैरों को चलाना शुरू कर देता है। तो ये सारे का सारा करेक्टर जो है डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा था ये करेक्टर जो है वो मंकीज का है। तो मंकीज का ये ओल्ड करेक्टर है जो ह्यूमन में मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, राइट ऑप्शन विल बी ए। जो ये दिया था वो किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो फाइनली दो हमारे पास ऑप्शन एमसीक्यूज बचे हैं। तो इन क्वेश्चन नंबर 25 में उन्होंने पूछा है कि कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी वाज गिवन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बंदा था लमार्क। लमार्क ने जब अपना कॉन्सेप्ट दिया था अक्वायर्ड इनहेरिटेंस वाली थ्योरी जो दी थी, अक्वायर्ड इनहेरिटेड कैरेक्टर वाली थ्योरी, जिसको लमार्किज्म के नाम से हम जानते हैं, तो उसको जो उसमें ड्रॉबैक जो बताए थे वो ऑगस्ट वेजमैन ने बताए थे, और ऑगस्ट वेजमैन को इसकी लमार्क की थ्योरी को रद्द करने के लिए जो अपनी थ्योरी देनी पड़ी थी, तो वो कंटिन्यूटी जंप प्लाज्मा थ्योरी है, जंप प्लाज्म थ्योरी। तो इन्होंने जो है इस थ्योरी में जो है सोमेटिक और जर्म सेल्स की बात की थी, और उन्होंने ये कहा था कि जब तक जर्म सेल्स में कोई तब्दीली नहीं होती तो सोमेटिक सेल्स में भले चली जाए, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन्होंने ही बताया था ऑगस्ट वेजमैन ने इसी थ्योरी में कि जब किसी एक्सीडेंट में कोई बाजू कट जाए तो वो बाजू कटा हुआ बंदा अपने नस्ल को पैदा नहीं करता, और जब कान में और नाक में छेद कर दिया जाए तो उनका जो है नाक या कान में जो है छेद वाली बच्चियां पैदा नहीं होती। तो क्योंकि औरत ने जो है नाक में छेद करवाया, कान में जो बाली लगवाते हैं हम लोग, तो उसके हवाले से जो होल होता है, बोरिंग जो होती है एयर की और नाक की जो बोरिंग होती है, तो हर नस्ल में जो है वो दोबारा होती है। और मुसलमानों में जो खतना होता है बच्चों का, तो फिर अगले नस्ल में फिर खतना होता है बच्चों का। तो यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि ये ट्रांसमिट नहीं होते, अगर होते तो सोमेटिक सेल्स में अगर करेक्टर होता तो ये कब का ट्रांसमिट करेक्टर हो सकता था। तो इसलिए इन्होंने जो है लमार्क की थ्योरी को जो है वो रद्द किया था, और इसका जो जो मेजर काज था वो था ऑगस्ट वेजमैन, और ये वो थ्योरी है जिसके बारे में ऑगस्ट वेजमैन ने बताया था, कंटिन्यूटी जंप थ्योरी। ठीक है डियर, अर्नेस्ट हैकेल की थ्योरी हम बयान कर चुके हैं, वेलेस का काम भी हम ऑलरेडी बयान कर चुके हैं। क्यूवियर एक वो बंदा है जिसने क्या किया था, जिसने स्पेशीज का टर्म जो है वो यूज किया था, तो ये हमारे इस एवोल्यूशन में नहीं आता। चले क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच टू आर मोर स्पेशीज एवोल्ड इन। तो स्पेशीज जो है दो या दो से ज्यादा जो होती हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हम ऑलरेडी पहले भी हम इसके हवाले से पढ़ चुके हैं। तो जब दो या दो से ज्यादा स्पेशीज जो एवोल्व होती हैं, तो डियर स्टूडेंट्स वो कैसे होती हैं? वो एवोल्यूशन को एवोल्यूशन से होती हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको जरे बराबर भी आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम नोटिफिकेशन जब भी कोई अपलोड करे वीडियो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।